हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको विजयनगर साम्राज्य के कुछ वंशों को बताया था। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए थे। पहला था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा था आरवीडू वंश, जिसमें मैंने आपको संगम वंश और सालू वंश के बारे में बता दिया था। आज हम लोग तुलु वंश और आरवीडू वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुलु वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था वीर नरसिंह। क्या हुआ कि सालू वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था इम्माडी। क्या नाम था? इम्माडी। और इम्माडी की हत्या करके वीर नरसिंह ने नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था तुलु वंश। देखिए, इसके जो वीर नरसिंह का जो संबंध था पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। वीर नरसिंह जो था पुर्तगाली गवर्नर था, अल्मोडा इससे अच्छा संबंध था। 1505 ईस्वी में अल्मोडा के साथ उसने घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था, है ना। व्यापार के लिए इसने ट्रीटी किया था, यानी संधि किया था 1505 में अल्मोडा के साथ। और उसके बाद वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है 1509 ईस्वी में। और इसके मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है कृष्णदेव राय। बहुत खतरनाक शासक था कृष्णदेव राय, सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। क्योंकि जब बाबर आया था, मुगल वंश में जब बाबर आया था, तो बाबर जब आया तो अपने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में इसने कहा था कि जब मैं भारत में प्रवेश किया तो सबसे अगर कोई खतरनाक शासक था तो वो कौन था? कृष्णदेव राय ही था। यानी कृष्णदेव राय की चर्चा इसने अपने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में की थी। किसने? बाबर ने। इसका देखेंगे तो कृष्णदेव राय ने रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया था। आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संगम वंश का जो शासक था जिसका नाम था बुक्का प्रथम, है ना। पहले था हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, ऐसे फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ऐसे करके आए थे राजा। तो बुक्का प्रथम के समय में बहमनी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद प्रथम। इसने आक्रमण किया था किस पे? बुक्का प्रथम पे। क्योंकि रायचूर द्वार जो था ये कोई बड़ा सा एरिया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। इसके लिए चाहते थे विजयनगर साम्राज्य हमें हो जाए, यानी हमें मिल जाए, और बहमनी साम्राज्य चाहते थे कि हमें वो एरिया मिल जाए। इसी के लिए दोनों के बीच में युद्ध होता था। तो मोहम्मद प्रथम जो था ये बहमनी साम्राज्य का शासक था और बुक्का प्रथम जो था ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। इस पे इसने अटैक किया और बुक्का प्रथम को हरा दिया। इसके बाद दूसरा शासक बना था देवराय प्रथम। उसके समय में भी फिरोज शाह बहमन, कौन था? बहमनी साम्राज्य का शासक था फिरोज शाह बहमन। और फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम पे आक्रमण किया और उसको भी हरा दिया। यानी देखा जाए तो रायचूर द्वार पर किसका अधिकार हो गया था? बहमनी साम्राज्य का अधिकार था। लेकिन जब कृष्णदेव राय ने आया, कृष्णदेव राय जब राजा बना तो बहमनी रायचूर द्वार पर किसका अधिकार कर लिया? अपना खुद कर लिया, है ना। रायचूर द्वार पर किसका अधिकार हो गया? अब विजयनगर साम्राज्य का हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो जब ये अधिकार करने के बाद इसने कुछ इसके उपलक्ष्य पर इसने अपने उपाधि कुछ लगाए थे, यानी उपनाम रखा था जो आंध्र भोज। किसका उपनाम था? कृष्णदेव राय का। आंध्र पितामह भी इन्हें कहा जाता था, अभिनव भोज भी कहा जाता था और यमन राज स्थापनाचार्य भी इन्हें कहा जाता था। यानी इसके कुछ उपनाम थे, किसके? कृष्णदेव राय के, जिसमें आंध्र भोज इन्हीं कहा जाता है, आंध्र पितामह इन्हीं कहा जाता है, अभिनव भोज भी इन्हें कहा जाता है और यमन राज स्थापनाचार्य भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये इनके कुछ उपनाम थे। इसके बाद कृष्णदेव राय की कुछ पुस्तक उन्होंने रचना की थी, जिसमें एक था आमुक्त माल्यद। क्या नाम था? आमुक्त माल्यद। ये कौन सी भाषा में थी? तेलुगु भाषा में थी। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में थी। इससे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। यानी विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पता किस किताब से चलता है, किस बुक से चलता है? तो ये था आमुक्त माल्यद। कौन सी भाषा में थी? तेलुगु भाषा में। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय की पुस्तक थी, है ना, कृष्णदेव राय। इसका इनका दूसरा पुस्तक था जामवती कल्याणम। कौन सा था? जामवती कल्याणम। ये संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में उन्होंने जामवती कल्याणम लिखा था। इसके बाद कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर की स्थापना की थी। कौन से शहर की? नागलपुर शहर की स्थापना की थी और वहां विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कहाँ करवाया था? नागलपुर शहर में, है ना। नागलपुर शहर की स्थापना किया और फिर वहाँ पे विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद कृष्णदेव राय के समय में 2 विदेशी यात्री आए थे। एक इटली से आया था और एक पुर्तगाल से आया था। तो देखते हैं कौन कौन था। देखिए, 2 विदेशी यात्री में एक था डोमिगो पायस। क्या नाम था इसका? डोमिगो पायस। और ये डोमिगो पायस रहने वाला था इटली का। और दूसरा आया था बारबोसा। क्या नाम था इसका? बारबोसा। और ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक है, तो पुर्तगाली यात्री एक था बारबोसा और इटली से आया था डोमिगो पायस। ये 2 विदेशी यात्री किनके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो इनका भी पुर्तगाली गवर्नर से अच्छा संबंध था जिसका नाम था अल्बुकर्क। आपको याद होगा कि मैंने बताया था वीर नरसिंह का भी पुर्तगाली गवर्नर से अच्छा संबंध था, उसका नाम था अल्मोडा। क्या नाम था? अल्मोडा। और इनका जो संबंध था अल्बुकर्क से था। अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान इनके दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा गया था। ठीक है, अष्टदिग्गज 8 प्रमुख में से भी प्रमुख थे 2, अलसी पेडन्ना और तेनालीराम। तो अलसी पेडन्ना और तेनालीराम जो था तेलुगु भाषा
का पितामह अलसी पेडन्ना को कहा जाता है। अलसी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। और इनकी पुस्तक थी हरि कथा तथा मनुचरित। हरि कथा तथा मनुचरित किनकी पुस्तक थी? अलसी पेडन्ना की। इसके बाद दूसरा इनके प्रमुख मतलब तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख में से दूसरा था तेनालीराम। कौन सा? तेनालीराम। इनकी रचना था पांडुरंग महामात्य। क्या था? पांडुरंग महामात्य। तेनालीराम ने क्या किया था कि जो लोग अंधविश्वास में रहा करते थे, है ना, अंधविश्वास में जो रहते थे, ये अंधविश्वास से लोगों को दूर किया था, है ना, जनता को अंधविश्वास से दूर करने का काम तेनालीराम ने किया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने वारंगल पर अधिकार कर लिया, है ना। वारंगल एक क्षेत्र हुआ करता था, वारंगल के मतलब गोलकुंडा से ही, वारंगल के गोलकुंडा से ही कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? यहीं से मिला था। तो वारंगल पर अधिकार किसने कर लिया था? कृष्णदेवराय ने। और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। और 1530 में जब इसकी मृत्यु होती है तो अगला शासक बनता है अच्युत देवराय। क्या था? अच्युत देवराय अगला शासक बनते हैं। और इनके समय में भी एक विदेशी यात्री आया था जिनका नाम था नुनीज, और ये भी पुर्तगाल से ही आया था। तो नुनीज भी कहाँ से आया था? पुर्तगाल से भी आया था। ये भी क्या था? विदेशी यात्री था। देखिए, अच्युत देवराय जो था ये प्रांतों पर नियंत्रण करने के लिए, यानी जो राज्य होते थे उस पर नियंत्रण करने के लिए इसने एक पद बनाया था जिसका नाम था महामंडलेश्वर नामक पद बनाया था। कौन सा पद? महामंडलेश्वर नामक पद। लेकिन हुआ क्या कि जो महामंडलेश्वर नामक जो पद था उसमें जो लोग हुआ करते थे, ये करप्शन धीरे धीरे करप्ट हो गए थे, यानी करप्शन उसमें फैल गया था। और करप्शन होते 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 इस वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया। किस वंश का? तो तुलु वंश का। तुलु वंश का पतन यहीं से शुरू हो गया। ये वंश धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा, है ना। लेकिन कृष्णदेवराय के समय में बहुत ज़्यादा ऊपर उठा था, है ना। तो अगर देखेंगे तो महामंडलेश्वर नामक पद जो था ये सही नहीं माना गया। अच्युत देवराय जो ये पद बनाया था ये सही नहीं माना गया, क्योंकि इसमें करप्शन फैल गया और धीरे धीरे ये वंश का पतन होना शुरू हो गया। अगर आप देखेंगे तो इसके अंतिम शासक बने थे सदाशिवराय। सदाशिवराय इसका अंतिम शासक था। किस वंश का? तो तुलु वंश का। तो तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिवराय थे। और सदाशिवराय ने अपना एक सेनापति बनाया था जिसका नाम था राम राय। तो राम राय को इन्होंने एक सेनापति अपना बनाया था। और राम राय जो था ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। ये राजा की बात को वैल्यू ही नहीं देता था। जो राजा कहते थे वो उसकी बात को नहीं मानता था। और राजा भी उससे कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते थे। जो सदाशिवराय थे वो भी ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, क्योंकि सेना का पावर पूरा किसके पास था? राम राय के पास था। तो राम राय को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। ये चाहता था कि अपने एरिया को और बढ़ाया जाए, है ना। और इसके बाद इसने क्या किया कि बहमनी जो साम्राज्य था, जो बहमनी साम्राज्य था, इसने बहमनी साम्राज्य, देखिए क्या था कि जो विजयनगर साम्राज्य था इस पर टोटल 4 वंश ने शासन किया, लेकिन बहमनी साम्राज्य को कोई एक करके रख नहीं पाया। स्टार्टिंग में तो बहमनी साम्राज्य कुछ दिन तक एक हुआ, बट उसके बाद ये 5 भाग में टूट गया, यानी 5 राज्यों में ये टूट गया था। तो 5 राज्यों में जब टूटा तो 5 राज्य कौन कौन थे? देखिए, इसका नाम था बीदर में टूट गया, बरार टूट गया, बीजापुर टूट गया, गोलकुंडा टूट गया और अहमदनगर टूट गया। ये 5 राज्य इससे क्या हो गए? अलग हो गए बहमनी साम्राज्य से। तो इसने सोचा राम राय ने कि हम इसमें फूट डाल देते हैं, है ना। और ये फूट डालने के लिए चला गया। लेकिन सदाशिवराय इसको समझाया, लेकिन ये सुनने वाला था कहाँ? ये फूट डालने के लिए कहाँ चला गया? बहमनी साम्राज्य में। और ये सफल भी हो गया। 4 राज्य में उसने फूट डाल भी दिया, है ना, भड़का दिया सबको, इसके प्रति उसको, इसके प्रति उसको भड़का दिया। लेकिन जो बरार था, जब बरार की बारी आई, जब वो बरार को भड़काने के लिए गया, फूट डालने के लिए गया, तो इसका वांडा फूट गया खुद। और जब इसका वांडा फूटा तो बरार समझ गया कि ठीक आदमी नहीं है। तो बरार नहीं फूट, मतलब बरार में वो फूट नहीं डाल पाया। लेकिन बरार में जब फूट नहीं डाल पाया तो बाकी जो 4 थे वो चारों इसके काम को समझ गया था कि ये हम लोगों में फूट डालने का काम कर रहा है ना। तो जब इसको पता चला तो बरार तो फूट नहीं डाल पाया बरार में, तो बरार को छोड़कर, किसको? बरार को छोड़कर चारों ने मिलकर, किसने 4 ने? तो बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इस चारों ने मिल करके 1565 में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, है ना। विजयनगर पर आक्रमण किया। और इसको दुश्मनी किससे थी? राम राय से, क्योंकि राम राय ही इस चारों में फूट डाला था और सभी ने मिल करके राम राय को मार दिया। तो इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तरंगनी का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था ये? 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में इसने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के दौरान इसने राम राय, सेनापति किसको मार दिया? राम राय को मार दिया। और राम राय को मारने के बाद इसे तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तरंगनी का युद्ध कहते हैं। इसके बाद जब राम राय मारा गया तो सदाशिवराय ने सोचा कि अब हम अपनी सेनापति किसको बनाएं। तो इसने क्या किया ना कि तिरुमल को बनाया। अपना अगला सेनापति किसको बनाया? तिरुमल को। और तिरुमल तो और खतरनाक निकला। तिरुमल जो था इसने राजा को ही मार दिया, यानी सदाशिवराय की ही हत्या कर दी। तिरुमल सोचता था कि हम इसी का तो यही मौका का तो तलाश कर रहे थे। तो तिरुमल जो था वो क्या बना? सेनापति बना और राजा को ही मार दिया। और इसके बाद एक अलग वंश की स्थापना किया जिसका नाम था
आरवीडू वंश। तो आरवीडू वंश की स्थापना किसने किया था? तिरुमल ने। किसकी हत्या करके? तो सदाशिवराय राजा की हत्या करके। इसके बाद तिरुमल भी कुछ ज़्यादा, मतलब तिरुमल जो अपने एक नए वंश की स्थापना किया था आरवीडू वंश, ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। हमने बताया था आपको कि संगम वंश अच्छा काम किया था, सालू वंश कुछ नहीं किया था, तुलु वंश ने भी अच्छा काम किया और आरवीडू वंश भी कुछ नहीं किया था। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला वंश था ही नहीं। इसके बाद अंतिम शासक इसके हुए थे, किसके? आरवीडू वंश के। आरवीडू वंश के अंतिम शासक थे रंगा तृतीय। क्या नाम था इनका? रंगा तृतीय। और रंगा तृतीय को शिवाजी क्या करते हैं? मार देते हैं। जो छत्रपति शिवाजी थे वो मार देते हैं और मराठा साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य को मिला लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो विजयनगर का साम्राज्य कैसे अंत होता है? तो जो मराठा में थे छत्रपति शिवाजी, वो इसको मार देते हैं रंगा तृतीय को और अपने एरिया में मिला लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता दिया। अगले क्लास में, अगले वीडियो में बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।